हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी बंदों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। मैं आपका हिंदी मित्र के.आर. चौधरी। पिछली क्लास में हमने समास बिंदु की बातें की, समास के बेसिक परिचय को समझा और उसमें आपने जाना कि समास के कितने भेद है, 6 भेद है। द्वंद्व समास, पहले अव्ययी भाव, फिर तत्पुरुष, फिर कर्मधारय, फिर द्विगु, फिर द्वंद्व और फिर बहुव्रीहि। और पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद थे। पहला पद प्रधान अव्ययी भाव था, दूसरा पद तत्पुरुष में प्रधान है, दोनों पद द्वंद्व में और दोनों ही प्रधान किस में नहीं है, बाहरी अर्थ किस में प्रधान है, बहुव्रीहि में। इस प्रकार से लेके हमने सामान्य परिचय को समझा और आज की क्लास में एक एक समास को लेकर हम पढ़ेंगे। और आज की क्लास में हम आपके पहले समास यानी एक सरल से कठिन की ओर बढ़ने वाले। हालांकि इसमें कठिन वाली ऐसी कोई बातें ही नहीं है, समास केवल बस सरल सा बिंदु है, एक बार पढ़ना है बस। मैं कह रहा हूं अगर एक बार आपने ये क्लास देख ली, नजर में से निकाल ली, तो समास में आपके रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर समास की पहचान उसके नाम में। चलिए आज एक छोटा सा समास पढ़ते हैं हम, द्विगु समास। कौन सा समास पढ़ने वाले हैं? द्विगु, जिसके बिना हम आधे आधे वही अपने राधे राधे। चलिए तो हमारा मित्रों पहला समास रहेगा द्विगु समास। कौन सा समास रहेगा? द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास, मैं आपको जो 6 समास है, 6 के 6 इनकी पहचान नाम में ही छिपी है और खतरनाक वाली ट्रिक से लेके ये सारी चीजें सीख जाएंगे। देखो द्विगु में आप सबसे पहले पकड़ो द्वि को। किसको पकड़ो? द्वि को। आप मुझे बताओ द्वि का अर्थ क्या होता है? 2। और साथियों 2 एक क्या है? संख्या है। बस आराम से लिखो। सर हमने सबसे पहले द्विगु समास की बात की। द्विगु में पहला पद है द्वि और द्वि का अर्थ होता है 2 और 2 एक क्या है? संख्यावाची। तो साथियों जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वो क्या है? द्विगु समास है। बस ये परिभाषा है इसकी भाई। द्विगु समास में क्या पढ़ेंगे? इसका पहला पद संख्यावाची होता है। इस समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। कभी कभी मित्रों दूसरा पद भी संख्यावाची होता है, ध्यान रखना। कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची होता है, दूसरा पद भी। यानी जनरली समास में 2 पद होते हैं, जैसे कल हमने समझा रेलगाड़ी, रेल पहला पद है, गाड़ी दूसरा पद है। गंगा जल, गंगा पहला है, जल दूसरा है। तो इस समास की विशेषता है द्वि यानी 2, 2 एक संख्या है, मतलब इस समास का पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची। कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है। अच्छा सर इसमें संख्याएं कहां से कहां तक आती है? तो मित्रों आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसमें संख्या आती है 1 से 9 तक तो लगातार आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर आपके इसमें राउंड फिगर में आ जाती है 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, 1000 है। इस प्रकार से चलती रहती है। ठीक है, 1 से 9 तक लगातार, फिर राउंड फिगर में 50, 100, 1000 इस प्रकार से सीक्वेंस चलेगी। सर इसमें क्या होता है मित्र? इसमें जो समस्त पद बनता है ना, जो सामासिक पद बनता है ना, समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। किसका बोध करवाता है? किसी किसी समूह का बोध कराता है। जैसे मैं कहूं चौराया, तो चौराहा 4 राहों का समूह है। सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह है। इसी तरह से मित्रों तो यह है कि समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। समस्त पद किसका बोध कराता है? किसी समूह का बोध कराता है। अच्छा जब हम इसका विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में क्या आएगा? तो मित्रों ये समूह का बोध करवा रहा है ना, तो विग्रह करेंगे तो समूह आ जाएगा। विग्रह करने पर क्या आ जाएगा? समूह। समूह की जगह आप समाहार भी लिख दो ना, तो भी कोई इशू नहीं। समूह या समाहार लिख देना है। बस इतनी बातें हैं आपके इस द्विगु समास में। मैं मानता हूं कि मेरे सभी भाई बहनों के ये वाली बातें 100% अच्छे से लेके क्लियर समझ में आ गई है। ठीक है भाई, याद कैसे किया? सर द्वि द्वि यानी 2, 2 एक संख्या है, मतलब इसका पहला पद संख्यावाची है। कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो जाता है। संख्या कहां से कहां तक है? 1 से 9 तक में ध्यान रखना है। बाकी 10, 50, 100 इस प्रकार राउंड फिगर में चलती रहेगी। समस्त पद किसी समूह का बोध करवाता है ना, इसके लिए इसलिए हम इसका विग्रह करते हैं तो मित्रों समूह या समाहार आता है। मूल यही ध्यान रखना है, समूह या समाहार। और कभी कभी कुछ पदों में वाला या वाली ऐसा भी आ जाता है, वाला या वाली। बाकी मुख्य यही ध्यान रखना है, विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार आता है, समूह या समाहार आता है। अब हम इसके उदाहरणों की बात करें। जैसे देखो इसके मैं उदाहरण दूं आपको 2 3, तो देखो
जैसे मैंने आपके यहाँ पे एक लिखा, समास का उदाहरण लिखा चौरा। एक मैंने आपके लिखा अष्ट धातु। ठीक है, एक लिखा आपके पंचपात्र। अब आप मुझे ये बताओ कि चौरायाम में पहला पद क्या आ रहा है? चौ। चौ यानी 4। अष्ट धातु में पहला क्या आ रहा है? अष्ट। अष्ट यानी 8। पंचपात्र में पहला क्या आ रहा है? पंच। पंच यानी 5। तो आप मुझे बताओ 4 है, 8 है और 5 है, संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल संख्या है। तो बिल्कुल साथियों 1 से 9 तक की संख्या लगातार आती है, तो ये संख्या है। और विग्रह करेंगे समूह या समास लिख दो। तो चौराया का विग्रह क्या हो जाएगा? 4 राहों का समूह या 4 राहों का समाहार, दोनों में से कोई भी लिख दो। 4 राहों का समाहार। ठीक है। अष्ट धातु सर 8 धातुओं का समाहार। अष्ट यानी 8, बाकी 8, इसका अर्थ लिखो ही मत। समास में जनरली जो यहाँ लिखा हुआ है ना समास में, वही पद उधर लिखना चाहिए आपको। अष्ट धातु, तो अष्ट धातु हो जाएगा अष्ट धातुओं का समूह। अष्ट यानी 8, अर्थ लिखना चाहो तो लिख सकते हो 8 है, 8 धातुओं का समाहार लिख दो। बाकी मूल ज्यादा सही ये रहता है, जो इसमें लिखा हुआ है वही आगे लिखना है। अष्ट धातुओं का समाहार या समूह। अष्ट धातुओं का समाहार लिख दो भले। अष्ट धातुओं का समाहार। पंच पात्र, पंच यानी 5, पात्र यानी पात्रों का, तो 5 पात्रों का समूह। 5 पात्रों का समाहार लिख दो, चाहे 5 पात्रों का क्या लिख दो? समूह लिख दो। तो 5 पात्रों का समूह। 5 पात्रों का समूह। बस बात खत्म। आराम से लेके ओ था द्विगु समास कंप्लीट। बस 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 द्विगु समास इतना ही है। अब तो भाई ये है प्रैक्टिस। अब चाहे कितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है, और मैं आपको खतरनाक प्रैक्टिस करूंगा। बाकी द्विगु समास इतना ही है, मोटा फैक्ट यही है कि है द्विगु नाम याद करो। द्वि दो, दो एक है संख्या। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बंधुओं? उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, ठीक है। पहला पद 1 से 9 तक की गिनती आती है, जैसे 54, 4 है, 8 है, 5 संख्यावाची है। ठीक है। समस्त पद की समूह बोध करावे। चौराया मतलब 4 राहों को समूह है। अष्ट धातु मतलब 8 धातुओं मिक्सर है, समाहार है। और पंच पात्र कोई भी अलग अलग 5 पात्र है। तो बताओ समूह या समाहार आ जाएगा। ओ देखो कंप्लीट। अब मित्रों हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हर एक चीज को सीक्वेंस में लेके फुल डिटेल के साथ समझेंगे। बाकी देखो है इतना ही जितना आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अपन थोड़ा आगे चलते हैं और एक एक करके 1 से 9 तक की गिनती पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास मैं आपको कुछ शब्द दूंगा। जैसे आपके पास शब्द है दोहराया, आपके पास शब्द है दुनाली। ठीक है, आपके पास शब्द है आपके दुपहिया। इस प्रकार से लेके आपके पास में दो वाले, दो दो वाले पहले समझ लो आप। द्विगु है, आपके पास में दुधारी है, और आपके पास में दुनाली है। दुनाली हो गया तो द्विगु लिख दो, दुधारी लिख दो, और एक आप लिख दो दुअनी लिख दो, दुअनी। बस अब इनको समझो। इनमें क्या समझना है सर? कुछ भी नहीं। आप मुझे ये बताओ, जो आपके सामने ये मैंने दो दो लिखा है ना, दो का अर्थ क्या है? दो। दू का अर्थ क्या है? दो। दू का अर्थ क्या है? दो। द्वि का अर्थ क्या है? दो। दू दू अर्थ क्या हुआ? दो। बिल्कुल सर, हम समझ गए कि इस समास का पहला पद क्या होता है? संख्यावाचक होता है। बस मेन बात आई थी ध्यान रख। ठीक है, अब दोहराया, दो राहों का समाहार। आराम से इसका विग्रह कर दो। दो राहों का समाहार। बस कोई इशू नहीं है, जैसा है वैसा लिख दो। दो मारे गए, दोहराया। दुनाली, दो नालियों का समूह। दो नालियों का समूह। दो नालियों का समूह। बस या दो नालियां और दो नाली। बस और की करा सर? देख लो, और थे के बढ़िया वाला वाली भी आ सके। तो जैसे दुनाली में आ सकता है दो नालियों वाली भी, ऊं भी लिख सको थे दो नालियों वाली, दो नालियों वाली। ठीक है, आराम मुले आज चीज थार क्लियर है। दुपहिया, दो पहियों का समूह। पहिया मतलब चक्र, टायर। दो पहियों का समूह। अच्छा, इमें वाला वाली लिख सको, हाँ तू लिख दे। दुपहिया दो पहियों वाला, तिपहिया तीन पहियों वाला। तो दुपहिया दो पहियों वाला, आराम से लेके ये हो जाएगा। यहाँ पर आपके कोई इश्यू नहीं आएगा। दो पहियों वाला।
ठीक है, आगे देखो, आगे है मित्रों द्विगु। देखो क्यों समास पढ़ रही है द्विगु, द्विगु को, द्विगु खुद भी किसका उदाहरण है, द्विगु समास का। अपन द्विगु समास ही पढ़ रहे हैं, द्विगु भी द्विगु, द्वि यानी दो, गु करते गाय, तो द्विगु यानी दो गायों का समूह। विग्रह करो और विग्रह समूह या समार लिख दो, दो गायों का समूह। ठीक है, दूधारी, अब जैसे दूधारी कोई गाय का नहीं बोल रहा है यहाँ पे, दूधारी करते हैं दोनों और धार वाली, दो धार वाली, दो धार वाली। ऊनी से दूधारी तो गाय है कि नहीं, दो धार वाली क्या हो जाएगी, दूधारी, दोनों तरफ जिसके धार हो दूधारी, दोनों तरफ धार वाली या दो धार वाली। दुअनी, देखो 1 रुपए में 16 आने होते हैं, कितने होते हैं 16 आने, तो दुअनी मतलब दो आनों का समूह, दो आनों का समूह। अब दो धारों का समूह बैठेगा नहीं, तो दुधारी, दुधार वाली आप लिख सकते हो। मैं मानता हूं कि आप सभी के यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो आगे 2 के बाद में गिनती क्या आती है, 1 से 9 तक है ना, 2 के बाद में लिख दो 3, और 3 में आप लिख दो जैसे तिराया है, आपके तिकोना है, आपके तिपैया है, ठीक है, तिपैया है, आपके तिरंगा है, 3 वाला लिख दो, त्रिभुज है, आपके त्रिवेणी है, ठीक है। इस प्रकार के तमाम उदाहरण आप एक साथ लिख सकते हो, मैं आपको इसी सीक्वेंस में लिखाऊंगा ताकि आपके पढ़ने में कोई समस्या नहीं हो। और आपके त्रिफला भी है, त्रिफला भी है, और त्रिलोकी भी आप लिख सकते हो, त्रिलोकी, ठीक है, त्रिलोकी। मैं मानता हूं यहां तक किसी भी भाई के कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पे मेरी बात को गौर से सुनो। हमने क्या पढ़ा, पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची। और देखो टी यानी 3, टी यानी 3, टी यानी 3, टी यानी 3, त्रि यानी 3, त्रि यानी 3, 3 3 3, सब में पहला पद क्या है, 3 है, और 3 क्या होती है साथियों, संख्या। तो बस तिराया, 3 राहों का संगम, समूह भी लिख सकते हो, समार भी लिख दो, ऐसा कोई भी इशू नहीं है, बाकी 3 राहों का संगम लिख दो। तिराया में क्या होता है, मान लो इधर से एक रास्ता आ रहा है, एक आगे इधर से आगे, एक इधर से आगे, मान लो, तो ये तीनों का क्या हो गया, संगम हो गया। तो तिराया 3 राहों का संगम या 3 राहों का समूह। तिकोना 3 कोनों वाला, तिकोना 3 कोनों वाला। अब आपको कहा ना कि वाला वाली भी आ सकता है, तो तिपैया, तिपैया 3 पहियों वाला, 3 पहियों वाला, 3 पहियों वाला या 3 पहियों का समूह, कुछ भी नहीं है रे, एक बार नजर में निकालना है बस, 3 पहियों का समूह। इसी तरह से तिरंगा, अब मित्रों तिरंगा इंपॉर्टेंट है, यहाँ बाहरी अर्थ भी निकलेगा, बहुब्री समास भी मान्य है, ध्यान रखना। अब सर बीच में बहुब्री कटवा आगो, तो देखो जब हम बहुब्री समास पढ़ेंगे तो बहुब्री में हम सीखेंगे कि जिस शब्द में एक से अधिक समास हो और बहुब्री भी हो, तो हमेशा प्रथम प्राथमिकता वरीयता किसको दी जाती है, बहुब्री को दी जाती है। लेकिन तिरंगा पूछ ले बहुब्री ऑप्शन में नहीं हो, तो यह अपने आप किस में चला जाएगा, इसका द्विगु का। तो तिरंगा 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला। अब मित्रों इसका मैं बाहरी अर्थ निकालूं तो क्या बनता है, 3 रंगों का समाहार, सीधे तक 3 रंगों वाला या 3 रंगों का समाहार, समाहार 3 रंगों का समाहार या 3 रंगों वाला। अब 3 रंगों वाला लिखा है ना, तो अब आप बाहरी अर्थ भी निकाल सकते हो, भारतीय ध्वज, भारतीय ध्वज। अब बताओ बाहरी अर्थ निकला, बाहरी अर्थ निकलता है तो इसको क्या माना जाता है, बहुब्री भी स्वीकार्य है। लेकिन साथियों ऑप्शन में नहीं हो बहुब्री, तो हमेशा ये किसका उदाहरण माना जाएगा, द्विगु का। तो इसमें बहुब्री भी मान्य है, स्वीकार्य है, ऐसी कोई बात है नहीं। आपको ध्यान रखना है कि भाई बहुब्री हो तो बहुब्री में कर देंगे, बहुब्री मतलब बहुब्री क्यों हुआ, कोई कोई बाहरी अर्थ निकलेगा, बहुब्री में हमने ये पढ़ा कोई बाहरी अर्थ निकलेगा। तो 3 रंगों वाला है जो वह है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो भारतीय ध्वज बाहरी अर्थ आ गया, बहुब्री पर लेना है। हालांकि आपको बहुब्री के चक्र में अभी नहीं पढ़ना है, मुख्य रूप से ये द्विगु का उदाहरण है। त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा, 3 भुजाओं का समूह, त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह। तो आप आराम से लेके इसको कर देंगे कि सर 3 भुजाओं का समूह या 3 भुजाओं का समाहार। अरे ये रहा त्रिभुज भाई,
ये रहा त्रिभुज, ये त्रिभुज, समझ गए? गणित में पढ़ते हैं त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह। त्रिवेणी, त्रिवेणी भी इंपॉर्टेंट है, आपके अभी पूछा गया कुछ समय पहले, इसको द्विगु का उदाहरण माना गया है। तो त्रिवेणी तीन वेणियों का समाहार। वेणी क्या होती है मित्रों? धाराएं। तो आप इसको लिख सकते हो तीन वेणियों का समाहार या तीन वेणियों का संगम, तीन वेणियों का संगम, तीन धाराओं का संगम। ठीक है, तो वेणियों का आप अर्थ लिख दो धाराओं, तीन वेणियों का समाहार यानी तीन वेणियों यानी धाराओं का, यानी तीन नदियों का समाहार या संगम, कुछ भी लिख दो समाहार। और साथियों तीन वेणियां कौन सी है? तो इधर आओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तीन वेणियों, त्रिवेणी किसको बोलते हैं? तो त्रिवेणी संगम तो बहुत सारे हैं, राजस्थान में भी आपको तीन चार त्रिवेणी संगम मिल जाएंगे, चार पांच भी हो सकते हैं शायद। तो तीन वेणियों का समार, तीन धाराओं का समार, लेकिन मुख्य रूप से त्रिवेणी संगम कहते हैं मित्रों, जो प्रयागराज का है। तो तीन वेणियों, और वहां पर कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम स्थल, का संगम स्थल को कहां पर है? सर ये प्रयागराज में है। तो बताओ प्रयागराज का त्रिवेणी संगम, बाहरी अर्थ आया कि नहीं आया? बाहरी अर्थ आ गया। तो यहाँ पर भी बहुव्रीहि मान्य है, यहाँ पर भी कौन सा मान्य है? बहुव्रीहि भी स्वीकार्य है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि ये त्रिवेणी जब इस बार पूछा गया तो बहुव्रीहि ऑप्शन में ही नहीं था, तो ऑप्शन नहीं था तो त्रि यानी तीन, तीन एक संख्या है और समूह का बोध करवा रहा है, तीन वेणियों का समाहार, और समूह का बोध किसमें होता है? सद्योगु समास में। कुछ भी नहीं, अरे बहुत नॉर्मल बातें हैं बस। इसी तरह से त्रिफला, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार, ध्यान रखना ये सारे के सारे उदाहरण जनरली द्विगु समास के हैं। अब तीन फलों में भी कई लोग कह देते हैं अरडे बड़े बावला, ऐसे करके बाहर ही निकल जाता है बहुव्रीहि। मुख्य रूप से ध्यान रखना साथियों, ये द्विगु के ही उदाहरण हैं। त्रिलोकी, तीन लोकों का समाहार, तीन लोग होते हैं ना भाई, तो तीनों लोकों का स्वामी है, तो आपने सुना होगा। तो तीनों लोकों का समाहार, तीन लोगों का समूह, तीन भी लिख दो, समूह लिख दो, तीन लोगों का समूह या समाहार। अब देख लो आराम, सर कुछ भी नहीं समझना है, बहुत इजी है, मैं तो बस सब तक क्लियर हो रहा है, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है। द्विगु समास यूं बात नहीं है, इस बार द्विगु समास में कुछ भी नहीं है। द्विवचन दो, दो एक संख्या है, पहला पद संख्यावाची है, समूह का बोध कराता है, विग्रह करते हैं तो समूह या समार आता है, और संख्या आती है एक सुनो। ठीक है, तो हमने दो से शुरू की, बाकी यहाँ पर आपने देख लिया चौवन चार, अष्ट तीन आठ, चौराया चारों का समाहार, अष्ट धातु आठ धातुओं का समूह, और आपके पंचपात्र पांच पात्रों का समूह। बहुत नॉर्मल है, बस इतने बात खत्म। लेकिन मित्रों एग्जाम में देखो, विद्यार्थी को जीव है मन महाजी यार अंग अलग उदाहरण आएगी, तो फिर अपन पूरा प्रैक्टिस के लिए केवल इतने से साथियों ना करने लगेगा, ये प्रैक्टिस के लिए हम पूरा पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस में सबसे पहले हमने दो वाले उदाहरण ले लिए सारे के सारे, फिर हमने उदाहरण ले लिया आपके तीन, तिराया तीन राहों का संगम। ये सारे के सारे उदाहरण आपको किसमें मानने हैं? जनरली आपके द्विगु उदाहरण। तिरया तीन राहों का संगम, तिकोना तीन कोनों वाला, तिपैया तीन पहियों वाला, तिरंगा तीन रंगों वाला, त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह, त्रिवेणी तीन भुजाओं तीन वेणियों तीन धाराओं का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समाहार, त्रिलोकी तीन लोगों का समूह या तीन लोगों का समूह। हाँ नॉर्मल है। अब तिरंगा में क्या है कि भाई तीन रंगों वाला बाहर ये निकलता है, तो द्विगु ऑप्शन, जनरली द्विगु और बहुब्रीहि दोनों साथ में नहीं मिलते हैं, तो द्विगु नहीं हुए तो सॉरी द्विगु बहुब्रीहि हुए जितना बहुब्रीहि करना, बहुब्रीहि हमेशा फर्स्ट पीरियड पे रखना है। बाकी सब में बहुब्रीहि नहीं वाला, एक तिरंगे में बाहरी अर्थ निकल सी, एक धारी त्रिवेणी में बाहरी अर्थ निकल सी, तीन धाराओं का समूह गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम कहाँ है? प्रयागराज। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से लेके लिख ली है। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ तक मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के क्लियर हो गई ये बातें। अब तीन के बाद में आपको क्या करना है मित्रों? चार पे आ जाना है। चार पे आ जाए सर, बिल्कुल आ जाओ, और चार पे आके आप आराम से लिख दो चौराया, आप आराम से लिख दो चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण। इस प्रकार से लेके आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आप लिख दो चौमासा, इसी तरह से आप लिख दो चौकड़ी, ठीक है चौकड़ी। इसी तरह से आप कंटिन्यू चय वाला लिख दो, चौनी लिख दो, ठीक है।
ठीक है सर, एकदम डन है हमारी। ठीक है साथियों, अब आओ इधर। चौ 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 चौ। आपको कुछ मास्टर कहेंगे सर चौमासा में 12 निकल रहा है, 4 महीनों का समूह, और वर्षा ऋतु के 4 महीने हैं, मैं बहुबरी ठिकाना है, ऐसी गलती मत करना। अभी अभी आपके आरपीएससी ने पटवारी के एग्जाम 2025 वाले में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम तो वही है, बट इतना नहीं हुआ है पटवार में, इसमें द्विगु माना है। और मैं तो सदाबहार द्विगु ही बताता हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, अधिकांश मास्टर द्विगु बता रहे हैं, कुछ एक जगह आप देखोगे कि नहीं नहीं बाहर अर्थ है बहुबरी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बुक में देखोगे तो भी ये उदाहरण है। ध्यान रखना, यहाँ पर मैं जितना बता रहा हूँ मेरी ओर से पूरी हर चीज प्रामाणिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आमने घने चक्र में नहीं पढ़ना है, आराम ले चीज समझनी है कि चौरायाम 4 आ गयो रा मार्ग के करूं विग्रह भाई, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार, तो बोर्ड क्या मानता है वो चीजें मायने रखती है और हमें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना है। 4 राहों का समाहार, सर चतुर्वर्ण, वर्णगत कलर भी हुए, रंग भी हुए, ठीक है, तो 4 वर्णों का समाहार, वर्णगत कास्ट भी हुए एक, 4 वर्णों का समाहार, समूह या समाहार की भी लिख दो भाई। चौमासा सर 4 मासों का समाहार, 4 मासों का समाहार। चौगड़ी सर 4 कड़ियों वाली, चौगड़ी का क्या हो जाएगा मित्रों, 4 कड़ियों वाली। इसी तरह से मित्रों चौनी, अब चौनी करता नहीं है कि कोई बदमाश छोर हो तो चौनो और बदमाश छोर ये चौनी नहीं मित्रों, रुपए में कितने आने होते हैं, 16 आने होते हैं, तो चौनी मतलब 4 आनों का समूह। ठीक है सर, आराम से हो जाएगा, 4 आनों का समूह, 4 आनों का समूह। इस प्रकार से लेके आपको ये चीजें क्लियर रखनी है मित्रों, मुझे नहीं लगता अब इसमें वापस समझाऊं कुछ, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। लो, चौराया 4 राहों का संगम, ये 4 राहों का समाहार। चतुर्वर्ण 4 वर्णों का समाहार। चौमासा 4 मासों का समाहार। चौगड़ी 4 कड़ियों वाली। चौनी 4 आनों का समूह, और सब में शुरू में क्या आ रहा है, चौ चौ चौ, मतलब 4 4 4 4, ये देख लो 4 क्या है, संख्यावाची, बस। और विग्रह करना पर समूह या समाहार, एक आधे के वाली भी आ सकता है बाकी समूह या समाहार क्लियर है। 4 के बाद में अपने पास में क्या आता है मित्रों, 5 आता है, तो सर 5 में बिल्कुल मित्रों पंचपात्र लिख दो, पंचवटी भी लिख दो आप, ठीक है, इस प्रकार से लेके आपको इनका ध्यान रखना है। पंचवटी लिख दो, इसी तरह से आप पंचतंत्र लिख दो, पंचतंत्र लिख दो, एक आधा आप 6 वाला भी लिख दो, 6 वाले में एक आधा ही है। देखो संधि में हमने क्या पढ़ा था, षट प्लस रस, जैसे हमने क्या पढ़ा, जगत प्लस ईश जगदीश, पहले का तीसरा बन रहा था, तो षट प्लस रस संधि होगी ना, तो टै का क्या बन जाएगा, डे, तो षड रस। इसी तरह से षट प्लस ऋतु, टै का बनाओ डे, षड ऋतु। यानी मित्रों ऋतुएं कितनी होती है, 6, मुख्य 3 होती है, सर्दी गर्मी वर्षा, ठीक है, शीत है ग्रीष्म है वर्षा है, लेकिन 2 2 महीने का और भी होती है ना, दो आपके ये वर्षा शीत पतझड़ ऋतु है, वसंत ऋतु है शिशिर ऋतु है, तो इस प्रकार टोटल ऋतुएं होती है 6, 6 ऋतुएं या 6 रस। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि सर षड रस है तो डे आधो है, ठीक है, नीचे आगे रहे है तो रे 8 लिख दो, और सर षड रस आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने ये खोल के लिख दिया है। षड ऋतु, अरे सर डे आधो है, ठीक है, आगे री है तो री अटैक भी सेट हो सके, बिल्कुल हो सके, कोई इशू नहीं। षड ऋतु ये भी सही है, और बाकी षड रस इस प्रकार खोल के लिख दो, तो षड रस और षड ऋतु, आराम से लेके आप इन बातों का ध्यान रखोगे, तो मैं मानता हूं यहां तक मेरे सभी मित्रों की बातें एकदम क्लियर है, ठीक है। एक आधो 5 वाले में और लिख दो, पंचामृत लिख दो, मैं जितना बता रहा हूँ इतना आप तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में कभी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। एक इसमें चतुर्भुज भी आता है, ध्यान रखना, चतुर्भुज थोड़ा विवादित है इसलिए मैंने लिखा नहीं, बट मैं आपको बताता हूँ, देखो चतुर्भुज, अब आप यहाँ पे देखो ये एक तरह का क्या है, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का अर्थ होता है मित्रों 4 भुजाओं का समूह, क्या हो जाएगा, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाओं का समूह। लेकिन साथियों इसमें बहुब्री भी मान्य है, कौन सा मान्य है, बहुब्री, बहुब्री क्यों मान्य है, इसमें बाहर देखो जब तक चतुर्यन 4, चतुर्यनी 4 संख्या है, बिल्कुल चतुर्भुज आकृति है, तो ये 4 भुजाओं का समूह हमेशा द्विगु ही मानेंगे, लेकिन बाहरी अर्थ कब निकलेगा, जैसे मैं कहूं 4 भुजाएं हैं जिसके
चार भुजाएं हैं जिसके वह अब आपको पता है विष्णु भगवान को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। बाहरी अर्थ आगे ना, बाहरी अर्थ किसमें होता है? बहुव्रीहि। तो इसमें बहुव्रीहि ऑप्शन हो तो बहुव्रीहि भी सही माना जा सकता है, तो बहुव्रीहि भी स्वीकार्य है, ये ध्यान रखना। हाँ, चतुर्भुज वाला में चार भुजाओं का समूह और चार भुजाएं जिसके बाहरी अर्थ हो जाएगा। अब पंचामृत मित्रों बहुत नॉर्मल है, 5 अमृतों का समाहार। पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। आगे देखो पंचपात्र 5 पात्रों का सरसमूह, तो बिल्कुल पंचपात्र क्या हो जाएगा? 5 पात्रों का समूह या 5 पात्रों का समाहार। 5 पात्रों का समूह और 5 पात्रों का समाहार। पंचवटी सर 5 वटों का समूह, वट वृक्ष, ठीक है, 5 वट वृक्षों का समाहार या 5 वटों का समाहार। पंचतंत्र, पंचतंत्र में एक विशेष बात ध्यान रखना साथियों, जनरली पंचतंत्र का अर्थ है 5 तंत्रों का समाहार, 5 तंत्रों का समाहार या 5 तंत्रों का समूह। 5 तंत्रों का समूह या 5 तंत्रों का समाहार एक ही बात है, लेकिन मित्रों आप सब जानते हैं कि जब आपने छठी सातवीं आठवीं संस्कृत पढ़ी तो उसमें पंचतंत्र की कहानियां बहुत सारी आती थी। तो पंचतंत्र एक बाहरी अर्थ आएगा, पंचतंत्र एक विष्णु शर्मा की पुस्तक भी है, तो बाहरी अर्थ बहुव्रीहि ऑप्शन हो तो बहुव्रीहि भी इसमें स्वीकार किया जाता है। तो पंचतंत्र में आप एक ये भी लिख सकते हो कि ये विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है। पंचतंत्र है 5 तंत्रों का समूह वाली विष्णु शर्मा की एक पुस्तक। तो जब बाहरी अर्थ आएगा ना तब इसमें बहुव्रीहि भी माना जाता है। अब बहुव्रीहि ऑप्शन में हो तो बहुव्रीहि स्वीकार करते हैं, और बहुव्रीहि नहीं हो तो आपका 5 तंत्रों का समूह द्विगु, कई बार बोर्ड ने द्विगु भी माना है। कब माना है? जब बहुव्रीहि ऑप्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी पंच यानी 5 तंत्र तंत्रों का समाहार। आगे देखो षड्रस 6 रसों का समाहार, 6 रसों का समाहार। आगे हो षड ऋतु 6 ऋतुओं का समूह, 6 ऋतुओं का समूह। बस कुछ भी नहीं है, बिल्कुल समास का नंबर एकदम फोगट का है, बस एक बार टाइम निकाल के हमें पढ़ना पड़ेगा। चलो सर की तो समझ में आया मार देखा दानी। तो देखो पंचामृत 5 अमृतों का समाहार, पंचपात्र 5 पात्रों का समूह, पंचवटी 5 वटों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, षड्रस 6 रसों का समाहार, षड ऋतु 6 ऋतुओं का समाहार। तो आराम से लेके आपके 5 और 6 तक की गिनती हो गई है। हमने 2 से शुरू की थी और इस प्रकार से 2 पढ़ा, फिर आपने 3 पढ़ा, फिर आपने 4 पढ़ा, फिर 5 और 6 पढ़ा। अब 6 के बाद मित्रों अपन आ जाते हैं किस पर? 7 पर आ जाते हैं। तो 7 पर देख लो आप, आपके पास में शब्द है, जैसे मैं कहूँ सप्ताह, सप्ताह, आपको मैं कहूँ सतसई, आपको मैं कह दूं सप्तसती, सप्तसती, और इस प्रकार एक आपको हो जाएगा सप्त ऋषि, सप्तषि, सप्तषि। आराम से लेके सब में बताओ शुरू में 7 है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो सप्ताह, अब यहाँ पे देखो सब में शुरू में क्या आ रहा है? सप्त यानी 7, सप्त यानी 7, सप्त यानी 7, सप्त यानी 7, ठीक है। संख्यावाची है, द्विगु का उदाहरण हो जाएगा। सप्ताह मित्रों सप्त एनो या एन यानी दिन, दिन से 12 बजे पहले समय पूर्वान, पूर्व प्लस एन, बाद के समय अपराह्न, बीच का समय मध्याह्न, एन यानी दिन। और मतलब आप इसको एन की जगह अहो भी लिख दो, कोई इशू नहीं है, अहो, या फिर लिख दो सप्त यानी 7 यानी दिन, तो 7 दिनों का समाहार भी लिख सकते हो आप, 7 दिनों का समूह भी लिख सकते हो। तो ज्यादा सही तो ये पहला है, जैसा है वैसा लिख दो, सप्ताह, सप्त एहनो या सप्ताहो या सप्त दिनों का समूह, सीधे लिख दो 7 दिनों का समूह, तो भी करेक्ट है। सत सही, सत यानी 7, सही यानी 100, तो सत सही करता है 700 का समूह, 700 का समूह, सत सही यानी 700 का समूह। सप्तशती, सप्त यानी 7, या लिख दो सप्त शतकों का समूह, 7 शतकों का समूह, यानी 700 का समूह है ये भी। शतक अर्थ क्या होता है? 100, और सप्त यानी 700 का समूह या सप्त शतकों का समूह। सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह या सप्त ऋषियों का समूह, सीधे लिख दो 7 ऋषियों का समूह। मैं मानता हूं मेरे सभी दोस्तों की ये वाली बातें क्लियर है। सीधे देखो सप्त, सत, सप्त, सप्त, सर पहला आ रही हो 7, 7 एक संख्या है, द्विगु बिल्कुल। सप्ताह 7 दिनों का समूह, सतसई
700 का समूह, जैसे बिहारी सत्सी, बिहारी ने 713 दो लिखे थे, लेकिन राउंड फिगर बोल देते हैं 700, बिहारी सत्सी 700 का समूह। सप्तशती, सप्त शतकों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। कुछ भी नहीं है, बहुत नॉर्मल है, आराम से देखे। अब देखो 7 के बाद में क्या आता है? 8, तो 8 वाले उदाहरण लिख दो, 8 वाले लिख दो, अष्ट धातु लिख दो, अष्टभुज लिख दो, है अष्ट सिद्धि लिख दो, अष्ट सिद्धि लिख दो, आपके अष्टाध्यायी लिख दो, अष्टाध्यायी लिख दो, एक आपके 18 भी लिख दो। तो देखो शुरू में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। ठीक है, तो अब इधर देखो, अष्ट 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 और अठ। ठीक, अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह। क्या हो जाएगा? 8 धातुओं का समाहार लिख दो पहले, 8 धातुओं का समाहार। इसी तरह मित्रों अष्ट सिद्धि, देखो आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य के जीवन में 7 सुख होते हैं, 8 सिद्धि है, 9 निधि है। ठीक है, तो अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समूह, अष्ट सिद्धियों का समाहार। जैसा लिखा हुआ है ऐसा अष्ट धातुओं का समाहार लिख दो। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का या अष्ट सिद्धियों का समाहार, अष्ट सिद्धियों का समाहार। इसी तरह मित्रों अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में आप एक विशेष बात ध्यान रखोगे, अष्टाध्यायी का अर्थ है 8 अध्यायों वाली, 8 अध्यायों वाली, 8 अध्यायों वाली। अब मित्रों इसमें बहुब्री भी माना जा सकता है, लेकिन बहुब्री ऑप्शन नहीं हो तब तक द्विगु ही मानना है। क्यों? अष्टाध्यायी 8 अध्याय वाली, 8 अध्यायों की एक पुस्तक है साथियों, व्याकरण की एक पुस्तक है पाणिनि की। ठीक है, पाणिनि कृत व्याकरण है। पाणिनि में ध्यान रखना दोनों ही छोटी आती है, शब्द शुद्धि का तगड़ा उदाहरण पाणिनि, अणि और नी दोनों ही छोटी मात्रा ई की। पाणिनि कृत व्याकरण। अब बताओ पाणिनि कृत व्याकरण, इन पाणिनि द्वारा लिखी गई व्याकरण बाहरी अर्थ है, तो इसमें अपन बहुब्री भी स्वीकार कर सकते हैं, तो बहुब्री भी स्वीकार्य है। लेकिन बहुब्री ऑप्शन नहीं हो तो ये हमेशा किसका है? सर अष्ट, 8, 8 एक संख्या है, बिल्कुल द्विगु में रहेगा। आगे 18, तो मित्रों 18 क्या होता है? क्या देखो आज भी आप देखो कुछ मिले हैं जो महीने में 1 बार भरते हैं, कुछ मिले महीने में 2 बार भरते हैं, कुछ मिले हर सोमवार को भरते हैं, कुछ हर 1 तारीख को भरते हैं, कुछ हर अमावस्या को भरते हैं। इसी प्रकार 18 वो है 8वें वार को लगने वाला बाजार। सर 8वां वार वही कौन वार? 7वें, 8 वार को मतलब 8वें दिन, हर 8वें दिन बाद भरने वाला, 8वें वार को लगने वाला बाजार, 8वें वार को लगने वाला बाजार क्या होता है? 18। आराम से लेके आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। मैं मानता हूं आप सभी साथियों की इसमें यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। और हमारी गिनती कहाँ तक आती है? 1 से लेके 9 तक, 7 तक पढ़ ली सर, 8 भी पढ़ ली। अब 9 वाली, तो देखो नवरात्रि। अब थान कोई गया नहीं कि चौमासे में बहुब्री होना चाहिए क्योंकि वह बाहरी अलग महीना है। अच्छा, इसमें निश्चित समूह ही होता है साथियों। देखो जैसे सप्ताह फिक्स 7 दिन है, चौमासा वो फिक्स 4 महीने, नवरात्रि फिक्स नवरात्रि है, ये नवरात्रि विशेष। ठीक है, ये एक निश्चित समूह ही होगा, तो नवरात्र हो जाएगा आपके। नवरात्र की तरह अकबर के दरबार में नवरत्न थे, और इसी तरह से एक होता है 9 लखा। क्या होता है? 9 लखा। तो अब इनका विग्रह करो। देखो थरकन है नवरात्र, मतलब 9 रात्रियों का समाहार, नवरत्न 9 रत्नों का समूह, 9 लखा, 9 लाख रुपए के मूल्य वाला। क्या हो जाएगा? 9 लखा। तो आराम से लिख लो नवरात्र 9 रात्रियों का समूह या 9 रात्रियों का समाहार, 9 रात्रियों का समाहार। इसी तरह मित्रों नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। 9 लखा, 9 लाख रुपए के मूल्य वाला, 9 लाख रुपए में वो छोटा आता है मित्रों, 9 लाख रुपए के मूल्य वाला क्या हो जाएगा? 9 लखा। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, सब जगह आपको 9 9 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सर बिल्कुल 9, यानी 9 क्या है? पहला पद संख्यावाची है। अब साथियों 9 तक होने के बाद मैंने आपको कहा था कि 1 से 9 तक की गिनती आती है, और फिर राउंड फिगर में 100 है, 1000 है, लाख है, इस प्रकार की गिनती चलती है। तो 4 उदाहरण वो है, वो समझ लो बस। इसके बाद में इसके अलावा काली भीत है, इतो पढ़ दियो तो दीव में थाने कोई नहीं टाल सके, कोई एग्जामिनर में तो दम नहीं है कि थारो क्वेश्चन गलत करवा दे। क्यों? क्योंकि अपन धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सोगड़ा ऋतु है, चलो अपन एक 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 करके हर एक फैक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आश्वस्त रहें, बहुत अच्छे से चीजों को समझना है।
1 से 9 तक की गिनती हो गई। फिर आपके मित्रों एक आता है दशक, एक आपके आता है दशाब्दी, एक आपके आता है साथियों शतक, और एक आपके आता है शताब्दी, और एक आपके आएगा सहस्राब्दी। क्या आ जाएगा? सहस्राब्दी। आराम से लेके आप इन 4 शब्दों को समझें और इसके साथ ही हमारा द्विगु समास क्या हो जाएगा? कंप्लीट। दशक क्या होता है? तो देखो 10 संस्कृत में 10 ऐसे लिखते हैं, और ये समास वाले शब्द लगभग संस्कृत के हैं। हिंदी में 10 में दंत्य से आता है और संस्कृत में तालव्य से आता है, यानी शंकर वाला संस्कृत में आता है, हिंदी में सड़क वाला आता है। तो दशक मतलब 10 का समूह, कोई भी 10 को समूह, चाहे 10 सालों का समूह है क्यों जी दशक, ठीक है, या कोई और चीज है 10 दशक। दशाब्दी देखो अब्द को अर्थ के हुए सब जानोगे, अप को अर्थ के हुए पानी, और पानी के पर्यायवाची में अगर आप दे जोड़ दें, दे मतलब देने वाला, पानी देता कौन है? बादल। अब प्लस दे संधि के बिरजी अब्द, तो अब्द अर्थ के हुए अब देने वाला, पानी देने वाला कौन है? बादल। अब्द को एक अर्थ तो है बादल, यार मित्रों एक अब्द को अर्थ हुए वर्ष यानी साल, तो अट है दशाब्दी। तो 10 अब्दों, अब्दों यानी यहाँ पर बादलों का नहीं है, यहाँ पर वर्षों का है। दशाब्दी 10 अब्दों का समाहार। देखो मित्रों सीधे 10 वर्षों का समाहार नहीं लिखना है, हमेशा इनका अर्थ या पर्यायवाची मत लिखो। जो सामासिक शब्द में लिखा हुआ है वही शब्द विग्रह में लिखो, बाकी समझने के लिए वर्षों लिख दो। 10 शब्दों का समाहार या 10 वर्षों का समाहार। शतक 100 का समूह, 100 का समूह। शताब्दी शत यानी 100, अब्दी यानी अब्दों का, तो 100 अब्दों का, शत अब्दों, अब्दों यानी वर्षों। ये अर्थ में साथ में लिख रहा हूँ, बाकी मूल ये लिखना है शत अब्दों का समाहार यानी 100 वर्षों का समाहार। क्या हो जाएगा? शताब्दी हो जाएगा। और मित्रों इसके आगे सहस्राब्दी। देखो आपको पता है कि सत यानी 100, सहस्र यानी 1000, कोटि यानी करोड़, लक्ष यानी लाख, ठीक है। तो सहस्र का अर्थ होता है 1000। सहस्र जैसे आपने ये नहीं सुना कि जीके में पढ़ा हुआ आपने, सास बहू, बहू का मंदिर कहाँ है? सास बहू का मंदिर कहाँ है? आप पढ़ते हो कि नागदा उदयपुर में सास बहू का मंदिर है, ठीक है। मित्रों ये रियल बताओ ना, तो ये सास बहू नहीं है, ये ऐसा शब्द है सहस्र बाहु का मंदिर। सहस्र यानी 1000, बाहु यानी भुजाएं, 1000 भुजाओं वाले भगवान का मंदिर है। लेकिन अपन सहस्र बहु नाम आए कौन? आप के ऊपर दियो सास बहू, तो सहस्र अर्थ के वे 1000, तो अब्द यानी वर्षों का, तो सहस्र यानी 1000, सहस्र यानी 1000, सहस्र अब्दों का समाहार, सहस्र अब्दों का समाहार यानी 1000 वर्षों का समाहार। तो साथियों यहाँ तक अगर आप ध्यान रखते हैं तो देखो कभी कोई गलती नहीं होगी। फिर सर आपने 1 से 9 क्यों लिखा? तो मित्रों 1 से कभी समूह नहीं बनता है, इसलिए मैंने गिनती 2 से शुरू की, ठीक है। 1 से कभी समूह नहीं बनता है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपको एग्जाम में एक का भी कोई उदाहरण पूछ ले कि भाई एक वाला उदाहरण है इसमें कौन सा है, तो भी ज्यादा घबराना नहीं है। एक वाले 2-4 उदाहरण है, आपको वो भी पढ़ लो, बाकी जनरली एक वाले ये इतने जो है हर बार पूछे भी नहीं जाते हैं। तो 2-4 उदाहरण लिख दो, जैसे एक तरफा है, एकांकी है, आपके इकट्ठा है, इकट्ठा है, एकादा आप एक वाला और लिख दो, इकलौता, बस घना ही। एक यानी एक, एक यानी एक, एक एक एक, मतलब पहला पद संख्यावाची है और सर 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, अंग विग्रह कॉमन सेंस थे कूद कर सको। एक तरफा वन साइडेड लव, आपने सुना नहीं सुना? एक ही है जो तरफ से या एक ही तरफ से, तो एक तरफा इसका हो जाएगा एक ही तरफ से, एक ही तरफ से। पहला पद संख्यावाची एक है। एकांकी, एकांकी का अर्थ होता है मित्रों एक अंक का नाटक, एक अंक का नाटक, एकांकी पुल्लिंग शब्द है। इकट्ठा एक जगह स्थित,
भाई इकट्ठा केव है, एक जगह स्थित, एक जगह स्थित क्या होता है इकट्ठा। इकलौत तो केव है, एक ही है जो अपने माता पिता के एक ही होता है, एक ही है जो उसे क्या बोलते हैं इकलौता। तो मित्रों यहाँ पर अभी हमने जितना भी द्विगु पढ़ा है मैं आपको कंप्लीट 2 मिनट में रिवीजन करवा के आज की क्लास को विधान से विदाई देते हैं द्विगु समास को, और फिर नए टॉपिक साथ नए समास के साथ अगले क्लास में बात करेंगे। देखो द्विगु केव है, द्वि यानी दो, दो एक संख्या है, मतलब छठे समास को पहले पद संख्या वाची है वो कहीं है द्विगु समास। अच्छा सर ओ थे के लिखियो है, कभी कभी दूसरा पद भी होता है, हाँ रेयर चांस में, जैसे ऐसा आ जाए ना कि पक्ष द्वय है, लेखक तरीय है, ऐसा आ जाए संपादक द्वय है, तब थान के ध्यान रखना है कि सर अर्धद्वय यानी दो, तरीय यानी तीन, द्वय यानी, तो ये दूसरा पद भी कई बार हो जाता है। पक्ष द्वय है, दो पक्षों का समूह, दो पक्षों का समूह। आ जाए लेखक तरीय है, तीन लेखकों का समूह, तीन लेखकों का समूह। आ जाए संपादक तरीय है, संपादक तरीय तो तीन संपादकों का समूह, संपादक द्वय है तो दो संपादकों का समूह, दो संपादकों का समूह। बस और दूसरा पद संख्यावाची। फिर है कि भाई एक उन्नत तक की गिनती आई और फिर राउंड फिगर 10 100 50 आइडिया आई, समस्त पद कोई समूह बोध कराई, विग्रह करिए समूह या समार आई, कदे कदे वाला या वाली भी आ जाए। ये दो चार उदाहरण आप समझे। फिर एक से समझा ये दूसरा पद, फिर एक तरफा एक ये जो तरफ, इकट्ठा एक जगह स्थित, एकांकी एक अंक का नाटक, एक तरफा एक ये जो तरफ से, इकलौता एक ही है जो। आगे देखो दोहराया, दोहराया दो राहों का समूह, दुनाली दो नालियों वाला समूह या दो नालियों वाली, दुपहिया दो पहियों का समूह, दो पहियों वाला, द्विगु दो गायों का समूह, दुधारी दो धार वाली, दुअनी। और इस प्रकार से तीन वाले आपने उदाहरण समझे। फिर चार, फिर आपके 5 और 6, और इसके साथ में मित्रों 7 और 8, और फाइनली आपने 9 तक पहुंचे। 9 के बाद में ये कुछ एक शब्द जो आपको ध्यान रखना है, दशक, दशाब्दी, शतक, शताब्दी और सहस्राब्दी। बस और यहाँ पर हमारा जो ये समास बिंदु है कंप्लीट होता है। और फिर भी एक दो उदाहरण दे रहा हूँ, अगर आपको कोई बात समझ में आई है तो आप इनका विग्रह समझना क्या होता है। चतुर्वेद, मेरे पास शब्द है द्विवेदी, शब्द है त्रिवेदी और शब्द है चतुर्वेदी। बिल्कुल। अब देखो ऑफलाइन होता है कई बार इतना नहीं लिखा पाते हैं क्योंकि लिखने में भी टाइम ज्यादा रहता है। ऑनलाइन में आप निश्चिंत रहे, ऑफलाइन में हालांकि इससे भी और ज्यादा डीप में चलता हूँ, लेकिन आप ये मान के चलिए आस पड़ोस से यहाँ पर मैं ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे से लेकर पढ़ा रहा हूँ। निश्चिंत रहे ये इतना मैटर आपके लिए सफिशिएंट है, इतना मैटर आपके लिए बहुत अच्छे से यूजफुल है, बहुत अच्छे से सफिशिएंट है। सिंगल ऑप्शन तक, पर्सन का नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन तक आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, बस दो चार और कठिनाई इस तरह के है तो बस है कुछ नहीं इनमें भी। चतुर्वेद मतलब चार वेदों का समूह, वेद कितना है भाई, चार है सर, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, चार वेदों का समूह। अब इनमें अब अगर ई जोड़ दा चतुर्वेदी तो क्या हो जी, चार वेदों का ज्ञाता। चतुर्वेदी कौन होता है, जो चार वेदों का ज्ञाता है, यानी जो चार वेदों को जानने वाला है। त्रिवेदी तीन वेदों का ज्ञाता या तीन वेदों को जानने वाला। द्विवेदी जिसे दो वेदों का ज्ञान हो, दो वेदों का ज्ञाता या दो वेदों को जानने वाला। बस ओके सर। तो मित्रों यहाँ पर एडी से लेकर चोड़ी तक आपका बिंदु होता है कंप्लीट। द्विगु समास में मानता हूँ किसी भाई की कोई समस्या अब नहीं है। एक ही बात ध्यान रखनी सर, द्वि यानी दो, दो एक है संख्या, इनमें एक नौ तक की संख्या और राउंड फिगर 10 50 100 इस प्रकार की संख्याएं आती है। ये जो सामासिक पद है वो किसी समूह का बोध करवाता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार आता है। बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। फिर जितने भी उदाहरण बनने थे मैंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक एक आंकड़े गलत लिख दिया, दो का, फिर तीन वाले, फिर चार वाले, 5 6 7 8 9, फिर दशक, दशाब्दी, शतक, शताब्दी और सहस्राब्दी। इतनी बातें अगर ध्यान रख लोगे तो द्विगु समास का कोई भी प्रश्न आपके इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बस साथियों इसी पीडीएफ को आप एक बार नोट कर लें या वापस पढ़ें। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, यानी नए समास के साथ में। धन्यवाद, राधे।